अरे रुको जरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना, दोस्तों संग शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, बेल आइकन भी बजा देना ताकि हर धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताओ कैसा लगा, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की ताकत देती है। चलो शुरू करते हैं। डीप लव। यह एक विशाल गड्ढा था जिसका वातावरण घने आध्यात्मिक कुहासे से भरा हुआ था। इसके भीतर आकाश और क्षितिज को देख पाना असंभव सा लग रहा था। इस समय इस गड्ढे के केंद्र से अत्यधिक अस्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा के कंपन बाहर फैल रहे थे, जिससे आसपास के आध्यात्मिक कुहासे को इस हद तक हिलाया गया कि वह पास नहीं फैल पा रहा था। बंग बंग आध्यात्मिक ऊर्जा गड्ढे के केंद्र से बाहर बहने लगी, जबकि एक तलवार की आभा गरज रही थी। इस टकराव के तहत नीचे की जमीन गिरने लगी और विशाल दरारें निरंतर बनती और फैलती जा रही थीं। अगर कोई इस दृश्य के स्रोत की ओर देखता तो वह देखता कि दो आकृतियां बिजली की तरह इधर-उधर दौड़ रही थीं और वे एक दूसरे के साथ हाथों में टकरा रही थीं। प्रत्येक टकराव से आश्चर्यजनक रूप से तेज आवाजें निकल रही थीं। यदि कोई ध्यान से देखता तो वह यह देखता कि एक आकृति पतली और सुंदर थी, जिसकी काले कपड़े उसकी नाजुक और आकर्षक आकृति पर लिपटे हुए थे। एक लंबी काली तलवार अत्यधिक तेज और नुकीली तलवार आभा के साथ घुमाई जा रही थी। यह परिचित आकृति स्वाभाविक रूप से सौम्या थी। हालांकि इस समय उसका वर्तमान प्रतिद्वंदी डब्ल्यूगु नहीं था, जिसके साथ उसने पहले संघर्ष किया था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक पतला पुरुष था जो कंकाल जैसा दिखता था। यह व्यक्ति था मंगल, बाउंड्री बोर्ड की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर। मंगल के शरीर की सतह पर एक चमकदार सफेद आभा फैली हुई थी, जैसे कि यह उसकी हड्डियों से एमिनेट हो रही हो। इस समय उसकी पतली और मुरझाई हुई शरीर में अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसके हाथों में एक हड्डी की छुरी थी और वह सौम्या के साथ लड़ रहा था। दोनों में जबरदस्त हमले होते, जिससे आसपास की हवा भी फट रही थी। मंगल के पीछे कुछ आकृतियां खड़ी थीं, जो एक पहाड़ी चोटी पर खड़ी थीं। वे सामने हो रही लड़ाई को देखकर हैरान थे। जाहिर है वे कभी नहीं सोचते थे कि मंगल को इतना शक्तिशाली और सुंदर युवा लड़की द्वारा रोका जाएगा। हाँ, मुझे नहीं लगता था कि उत्तर स्वर्गीय अकेडमी में कोई और इतना उत्कृष्ट छात्र होगा। इस युवा में इतनी शक्ति इस उम्र में, वह वाकई में साधारण नहीं है, एक पुरुष ने लंबी भाला के साथ मुस्कुराते हुए कहा और लड़ाई को हैरान होकर देखा। तुलसीवीर, मुझे लगता है कि तुम भी इस लड़की से नहीं निपट सकोगे, गगन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने पहले सौम्या के साथ हुए संघर्ष से यह अंदाजा लगाया था कि वह वाकई में अत्यधिक शक्तिशाली थी। उसने उसके खिलाफ कई आध्यात्मिक अरेंजमेंट्स लगाए थे, जिन्हें उसने एक ही वार से नष्ट कर दिया था। हालांकि उसके शब्द कुछ अच्छे नहीं थे, तुलसीवीर ने उदासीनता के साथ कंधे उचका दिए। हालांकि गगन बाउंड्री बोर्ड की रैंकिंग में 5वें स्थान पर था, वह एक 5वें श्रेणी के आध्यात्मिक अरेंजमेंट मास्टर था। अगर मुश्किलों की बात की जाए तो कुछ दृष्टिकोण से वह मंगल और गगन जैसे स्वर्गीय पूर्णता रैंक मध्य चरण के दो क्रूर लोगों से भी अधिक शक्तिशाली था। सुना है कि मनोज और चमन हार गए। गगन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, वे एक छात्र ध्रुवांत से हार गए। और वह व्यक्ति शायद शिवेंद्र और लवीन को बचाने गया होगा। उन्हें बचाने का क्या फायदा? दोनों दानवी ड्रैगन जहर से प्रभावित थे। अगर उन्हें अब बचाया जाए तो वे बस बोझ बनेंगे। दूसरी ओर एक पुरुष जो बाघ के सिर के निशानों से ढका हुआ था, उसने कहा और अपनी होठों को हिलाया। यह व्यक्ति था वैंग हू, बाउंड्री बोर्ड की रैंकिंग में 9वें स्थान पर। मोहन अभी तक वापस नहीं आया।
लगता है कि हासरा और बाकी दो को हराने में उसे काफी समय लगना चाहिए, तुलसीवीर ने कहा। आसपास की ओर देखा। पनिशमेंट हॉल के 3 महान जनरल भी अद्वितीय पात्र हैं। यहाँ तक कि मोहंद को भी उन्हें एक एक करके हराने में कुछ समय लगना चाहिए। गगन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हालांकि यह ठीक है। चाहे वे कितनी भी संघर्ष करें, परिणाम वही रहेगा। हमें बस उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के लोगों को देखना है। जब मोहंद आए तो हमें उन्हें यहीं रोकने के लिए तैयार रहना है। यह कहते हुए उसकी नजरें दूर की ओर घूमी, जैसे एक विशैला सांप हो। वहां एक पहाड़ी चोटी पर कुछ आकृतियां खड़ी थीं, जो हर्षवर्धन, सुशीला और बाकी उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के सदस्य थे। इस समय उनके चेहरों पर गंभीरता थी। वे भी महसूस कर सकते थे कि गगन और उसके समूह के लोग अब उन्हें घूर रहे थे। पहले जब वे उस समूह से टकराए थे, तो हर्षवर्धन और बाकी जानते थे कि वे सभी लोग क्रूर और निर्दयी थे। अगर हासरा और बाकी 2 महान जनरल मौजूद होते तो वे डरते नहीं। लेकिन अब तक सब लोग इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन हासरा और बाकी 2 अभी तक दिखाई नहीं दिए। इससे उनमें कुछ चिंता की भावना आ रही थी। पहले उनके दुश्मनों ने तय कर लिया था कि वे उन्हें पकड़ लेंगे। एकमात्र कारण जिसने उन्हें रोका था वह सौम्या की उपस्थिति और उसके द्वारा मंगल को रोकना था, जिससे उनके दुश्मन अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो गए थे। हालांकि वे जानते थे कि यह अस्थायी शांति ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि वे केवल एक व्यक्ति सौम्या पर निर्भर नहीं रह सकते थे ताकि वह उन क्रूर लोगों को रोक सके। वह ध्रुवांत कहाँ गया? इस समय उन्हें स्वर्गीय पूर्णता रैंक मध्यचरण जैसे ताकतवर व्यक्तियों की जरूरत थी ताकि वे अपने विरोधियों को डराकर रोक सकें। उनके समूह में हासरा और बाकी 2 महान जनरल के अलावा वही ताकत वाले केवल ध्रुवांत और सौम्या थे। हालांकि अब सौम्या मंगल के साथ उलझी हुई थी और ध्रुवांत ने अब तक खुद को नहीं दिखाया। यह सोचकर सुशीला और बाकी लोग सभी सिर झुकाकर अनमने हो गए। पश्चिमी उजाड़ क्षेत्र में प्रवेश करते ही वे तुरंत अलग हो गए थे, इसलिए वे यह नहीं जानते थे कि ध्रुवांत कहाँ गया था। शायद सीनियर ब्रदर हासरा और बाकी 2 महान जनरल के साथ कुछ हुआ होगा। पनिशमेंट हॉल के एक विशेषज्ञ ने थोड़ी गहरी गंभीरता के साथ कहा। उसने अपने दांत भींचे और जारी रखा, उस मोहंद ने शुरुआत से अभी तक खुद को नहीं दिखाया। मुझे लगता है कि वह उन्हें निपटाने गया है। उसकी बात सुनकर सुशीला और बाकी लोग चुप हो गए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने भी इसके बारे में सोचा था। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब थी। अब जो कुछ भी वे कर सकते थे वह यह था कि वे आशा करें कि सीनियर ब्रदर हासरा और बाकी 2 महान जनरल मोहंद को निपटा लेंगे। तब स्थिति पूरी तरह पलट जाएगी। यह वही था जिसका वे अब इंतजार कर रहे थे। बंग। जब दोनों पक्ष मोहंद और हासरा और बाकी 2 के बीच के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, आकाश में हो रही भिड़ंत और अधिक तीव्र हो गई। अपार तलवार आभा गरजने लगी, जैसे तलवारों की धारा बह रही हो, जिससे मंगल को पीछे हटना पड़ा। जैसे ही तलवार आभा ने उसके शरीर को छुआ, वह रक्त रंजित घाव लेकर बिखर गया। फिर भी मंगल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका कटे हुए त्वचा से घने सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। यह हड्डियां जो चमक रही थीं, उतनी मजबूत और लचीली थीं जितनी स्टील की। यह मंगल ने स्पष्ट रूप से कोई अत्यधिक मजबूत शरीर शोधन दिव्य कला का अभ्यास किया था, इसलिए वह सौम्या की तलवार आभा के शोषण को सहन कर पा रहा था। सच में निपटना बहुत ही मुश्किल लड़की है। खून से सने अपने शरीर को देखता हुआ मंगल हंसी हंसा। उसकी हंसी सूखी और कर्कश थी, जो बेहद कष्टकारी सुनाई दे रही थी।
वैसे भी तुम इतना लगातार क्यों सह रहे हो? मुझे पता है कि तुम लोग पनिशमेंट हॉल के 3 महान जनरल का इंतजार कर रहे हो। हालांकि उन्हें निश्चित रूप से मोहंद निपटा देगा। जब वह आएगा तो तुम्हारा अंत पहले से ही तय हो चुका होगा। अपने काम का जवाब दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। ते हुए सौम्या ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसके हमले और भी क्रूर और निर्दयी होते गए, जैसे अनंत तलवार और आकाश को ढकते हुए मंगल की ओर बढ़ रहे थे। भूष! जैसे ही सौम्या ने अपने हमलों की तीव्रता बढ़ाई, दूर से एक तीव्र आवाज सुनाई दी। पलक झपकते ही सभी के मन में एक सिहरन दौड़ी और तुरंत उनकी निगाहें आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गईं। वहां घने कोहरा के परतों को हटाते हुए एक आकृति तेजी से बाहर निकली। जैसे कोई राक्षस, वह आकृति बसीन के आकाश में प्रकट हुई। वह आकृति काले वस्त्रों में ढकी हुई थी। उसकी पीठ पर एक काली तलवार थी। उसके चेहरे पर एक उदासीन अभिव्यक्ति थी और उसके माथे के केंद्र पर एक काले ड्रैगन के निशान की उपस्थिति थी, जो उसके शरीर के चारों ओर एक दहशत और तानाशाही वाली आभा पैदा कर रहा था। वह मोहन था। जैसे ही सुशीला और बाकी लोग उस राक्षसी जैसे आकृति को देखे, उनके शरीर सर्द हो गए और जब उन्होंने मोहंद के पीछे देखा, उनके चेहरों पर एकदम सफेदी छा गई। यह सीनियर हासरा और बाकी 2 हैं। उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ी और अनियंत्रित झटके उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ने लगे। आश्चर्य और भय से भरी आंखों से वे मोहंद के पीछे खड़े 3 व्यक्तियों को घूर रहे थे। क्या मोहंद वाकई इतना डरावना था? क्या हासरा और बाकी 2 भी उसे हराने में असफल हो गए? हाँ, तुमने आखिरकार उन्हें निपटा दिया। दूसरी पहाड़ी से मोहंद के पीछे खड़े 3 व्यक्तियों को देखकर गगन की आंखों के कोने में एक हल्की धड़कन सी हुई और फिर उसने जोरदार हंसी के साथ कहा। मोहंद ने उदासीनता के साथ सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली घुमाई और गहरे घावों वाले हासरा और बाकी 2 को पहाड़ी की ओर उछालते हुए एक उदासीन आवाज में कहा, वे पनिशमेंट हॉल के 3 महान जनरल होने के काबिल थे। मुझे उन्हें एक एक करके निपटाने में थोड़ा समय लग गया। सौम्या और मंगल के बीच चल रहे संघर्ष की ओर अपनी नजरें घुमाते हुए मोहंद की आंखों में हल्का सा झटका महसूस हुआ और उनमें एक कड़ी सी चौंक की झलक उभरी। शिवेंद्र और लवीन के अलावा और पनिशमेंट हॉल के 3 महान जनरल, मुझे नहीं लगता था कि उत्तर स्वर्गीय अकेडमी से और कोई इतना उत्कृष्ट छात्र निकलेगा। एक और लड़का है जिसमें कुछ क्षमता है। उसने मेरी रुकावट को तोड़ा और फॉर्मेशन के सेंसर को भी ब्लॉक किया जो मैंने कोहरा में लगाए थे। वह शायद शिवेंद्र और लवीन को बचाने गया होगा, गगन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह उन्हें बचाने गया है? मोहंद ने हल्की सी झंकार से अपनी भौहें चढ़ाई, फिर उदासीनता से हंसी के साथ बोला, शिवेंद्र और लवीन मेरे दानवी ड्रैगन जहर से लाचार होने वाले हैं। चाहे वह उन्हें बचाए, वे बोझ ही बनेंगे। उसे जो करना है करने दो, बाद में हम उसे पकड़ ही लेंगे। अपनी बात खत्म करते हुए उसने दूर खड़े सुशीला और बाकी लोगों को एक नजर डाली। उनकी ताकत का मूल्यांकन करते हुए उसने फिर से अपनी नजरें हटा लीं, बिना किसी चिंता के। अब तक स्थिति पूरी तरह से उसके हाथ में थी। गगन, मंगल को खत्म करने में मदद करो। अब और समय मत गंवाओ, मोहंद ने अपनी हाथ घुमाकर कहा। हाँ, संख्यात्मक फायदे से दूसरों को परेशान करना सही नहीं लगता है ना, गगन ने मुस्कान के साथ कहा। हालांकि चाहे जो भी कहे, उसने पहले ही अपना विशाल कुल्हाड़ी निकाल लिया था। एक धक्का देकर उसकी आकृति तेजी से बाहर निकली। अगले ही क्षण अपनी शक्ति से जो एक पर्वत को काट सके
और अपने अवर्णनीय कुल्हाड़ी के अचंभित बल के साथ उसने सौम्या की ओर जोरदार हमला किया। बंग! यह देखकर मंगल के हाथ में हड्डी की छुरी ने तेजी से एक विशाल 100 फुट लंबी चमकती हुई धार को सौम्या की ओर काटते हुए छोड़ा। दो स्वर्गीय पूर्णता रैंक मध्यचरण एक साथ हमला कर रहे थे, जिससे परिणामस्वरूप हमला बेहद ताकतवर हो गया। जब उनके हमले सौम्या की ओर बढ़े, उसकी सुंदर चेहरा गंभीर हो गई। अपनी हाथ में अपने लंबी तलवार को मजबूती से पकड़े हुए उसने तलवार औरा की एक धारा बाहर भेजी, जिससे उसने अपने पूरे शरीर को सुरक्षा दी। भूश! जैसे ही हमले आपस में टकराए, आकाश जैसे क्षण भर में चीर गया। एक धक्के के साथ सौम्या की नाजुक आकृति पीछे हटी और एक पहाड़ी पर उतर गई। उसकी सुंदर चेहरे पर लाल छाया दौड़ी और उसके शरीर में खून और आध्यात्मिक शक्ति मचलने लगे। यह दृश्य देखकर सुशीला और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। क्या उनके दुश्मनों ने अब उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया? उनकी ताकत से वे अपने दुश्मनों का मुकाबला कैसे कर सकते थे? आखिरकार पनिशमेंट हॉल के 3 महान जनरल भी पकड़े जा चुके थे। सौम्या के खूबसूरत और निखरे चेहरे से बर्फीला इरादा फूटा। जैसे उसकी गालों पर उत्तम आकार उभरे, उसने अपनी जेड जैसी हाथों से लुओशन तलवार को कसकर पकड़ा। जैसे ही यह हल्के से कांपा, उसके शरीर पर लहरें उठने लगीं और एक डरावनी लहर महसूस होने लगी, जैसे कुछ खतरनाक उसकी मुहर तोड़ने वाला हो। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार की सतह पर लहरों की आवृत्ति बढ़ी, तेज और तीव्र आवाजें दूर से कोहरा से आईं। ये अचानक आवाजें सबके दिमाग में सिहरन दौड़ा गईं। जैसे ही कोहरा हटने लगी, 3 चमकती आकृतियां बिजली की तरह बाहर निकलीं और एक पहाड़ी पर उतर आईं। अनंत आध्यात्मिक शक्ति आसमान को छूने लगी और एक उपहासपूर्ण हंसी बसीन में गूंजने लगी। बाउंटी बोर्ड के रैंकिंग वाले लोग सच में शर्मनाक कीड़े हैं। क्या तुम लोग लड़की को घेरते हुए शर्म नहीं महसूस करते? उस आवाज को सुनते ही सुशीला और बाकी लोग खुशी से चिल्ला उठे। ध्रुवांत! वह लड़का आखिरकार आ गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। असीमित आध्यात्मिक ऊर्जा ने चारों ओर फैलते हुए 3 आकृतियों को पहाड़ की चोटी पर प्रकट होते देखा। जैसे ही चौंका देने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव फैलने लगे, वे विशाल दबाव की लहरों में बदल गए। काले बादलों की तरह आसमान में मंडराते हुए वे मंगल और उनके समूह पर दबाव डालने लगे। वह ध्रुवांत है, शिवेंद्र और लवीन भी। सुशीला और बाकी लोगों के चेहरों पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण फैल गया जब उन्होंने उन 3 आकृतियों को देखा। पहले तो उन्होंने सोचा था कि ध्रुवांत अकेला आएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह शिवेंद्र और लवीन को भी साथ लाएगा। शिवेंद्र, लवीन, क्या उन्होंने अपनी ताकत को फिर से हासिल किया है? दूसरी ओर जब मंगल, गगन और बाकी लोगों ने शिवेंद्र और लवीन को देखा, जो अब चौंका देने वाली शक्तिशाली आभाव में थे और पहले से भी अधिक मजबूत नजर आ रहे थे, उनके चेहरों पर हैरानी आ गई। क्या ये दोनों व्यक्ति दानवी ड्रैगन जहर से नहीं प्रभावित हुए थे? वे कैसे फिर से अपनी ताकत हासिल कर पाए? उस जहर को हटाने के लिए एक सम्राट रैंक विशेषज्ञ की जरूरत थी। क्या यह संभव है कि किसी सम्राट रैंक विशेषज्ञ ने उनकी गुपचुप मदद की हो? उनकी भावनाओं में उतार चढ़ाव के बीच वे सभी सतर्क हो गए। अगर उत्तर स्वर्गीय अकेडमी ने वाकई एक सम्राट रैंक विशेषज्ञ को भेजा था, तो वे बचने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि दानवी ड्रैगन जहर को हटाने के लिए एक सम्राट रैंक विशेषज्ञ की जरूरत होती है,
अगर किसी के पास कुछ विशेष तरीके हों तो उस धर को भी हटाया जा सकता है। अगर उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के सम्राट रैंक विशेषज्ञों ने हस्तक्षेप किया तो हमारे दैत्य ड्रैगन महल के सम्राट को यह तुरंत पता चल जाता, मोहन ने एक उदासीन स्वर में कहा, जिससे उनके समूह के दिलों में छाई चौंकने की भावना शांत हो गई। उसकी उदासीन नजरें शिवेंद्र, लवीन और ध्रुवांत पर टिकी हुई थीं। उनके भीतर एक खतरनाक छाया झलकते हुए उन्होंने कहा, हालांकि तुम लोग दानवी ड्रैगन जहर को हटा पाए, यह वाकई मेरी उम्मीदों से बाहर था। शिवेंद्र ने मोहन पर एक तिरछी नजर डाली और हंसी के साथ कहा, मुझे डर है कि बहुत सी चीजें तुम्हारी उम्मीदों से बाहर हैं। उनकी आंखों से ठंडी नजरें निकलते हुए शिवेंद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तीव्रता से फैलने लगी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सामान्य स्वर्गीय पूर्णता रैंक मध्य चरण से कहीं अधिक दबदबे वाली थी, और यह अब स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण के जितना करीब हो चुकी थी। वह एक ब्रेकथ्रू करने वाला था। शिवेंद्र से फैलती आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए मंगल और उनके समूह के चेहरों पर हल्का बदलाव आया। वाकई शिवेंद्र के योग्य था। इतनी बड़ी चोट खाने के बाद भी न केवल वह निराश नहीं हुआ, बल्कि अपनी ताकत भी बढ़ा सका। अगर उन्हें उसे यहां से जाने दिया तो वह वाकई स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण तक पहुंच सकता था। शिवेंद्र को घूरते हुए मोहन की आंखें भी तनिक सिकुड़ गईं। यह शिवेंद्र वाकई बहुत शक्तिशाली था। उसकी स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण तक पहुंचने की वजह उनकी दैत्य ड्रैगन महल की प्रशिक्षण विधि थी, साथ ही उसने विशाल मात्रा में संसाधन भी जुटाए थे। हालांकि यह एक प्रकार का ओवरड्राफ्ट था, क्योंकि इस तरह के प्रशिक्षण से उसकी जीवनकाल में गिरावट आई थी। इसलिए वह एक अत्यधिक मूल्य चुका चुका था। फिर भी बार बार शिवेंद्र ने उसे पछाड़ा, जिससे उसकी हताशा और क्रोध बढ़ने लगा। हालांकि तुम ब्रेकथ्रू करने वाले हो, फिर भी तुम अभी स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण तक नहीं पहुंचे हो। फिर भी तुम मेरे साथ लड़ने का साहस करते हो, मोहन ने एक गहरे स्वर में गर्जना की। क्या मैं जीतूंगा या नहीं, यह लड़ाई में पता चल जाएगा, शिवेंद्र ने खुशी से जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था और उसकी आंखों में तिरस्कार था। वह उत्तर स्वर्गीय अकेडमी का ओवरलॉर्ड था और उत्तर स्वर्गीय अकेडमी की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। इसलिए वह किसी भी विरोधी के सामने कभी नहीं झुकेगा या पीछे नहीं हटेगा। वह जानता था कि मोहन उसके सामने एक ताकतवर दुश्मन था, लेकिन यह उसके लिए डर महसूस करने का कारण नहीं था। मोहन की आंखों में एक काली चमक आई और उसने अपनी बाहें हिलाते हुए एक झलक में हासरा और बाकी दो को, जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, हवा में उड़ा दिया। यह देख ध्रुवांत, शिवेंद्र और लवीन के चेहरे मुरझा गए। हासरा और बाकी दो अब उनके दुश्मनों के हाथों में थे। हाँ, हालांकि तुम्हारे दोनों को बचाया गया है, वे अब मेरे हाथों में हैं, मोहन ने एक आत्ममुग्ध मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम लोग सोचते हो कि यह आदान प्रदान मूल्यवान था? मेरे पास भी तुम्हारे दो लोग मेरे कब्जे में हैं, ध्रुवांत ने एक तिरछी हंसी के साथ जवाब दिया। उसने अपनी हथेली मोड़ी और एक खींचने वाली शक्ति उत्पन्न हुई, जिसके बाद दो आकृतियां नजदीकी स्थान से उड़ती हुई आईं। वे आकृतियां चमन और मनोज थीं। मोहन ने दोनों को तिरछी नजरों से देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वे तो बस बेकार हैं, कोई खास महत्व नहीं रखते। जैसा चाहो करो। उसके शब्द और स्वर पूरी तरह से उदासीन थे, जैसे उसे अपने पहले के साथियों की कोई परवाह नहीं थी। शायद वह उन्हें पहले भी एक औजार की तरह ही मानता था। हाँ, मोहन के काबिल होने का ये एक और प्रमाण है। लगता है वे तुम्हारे लिए बस औजार ही थे, जैसे कि तुम्हारे पीछे वाले लोग हैं, है ना? ध्रुवांत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया।
तुरंत मंगल, गगन और बाकी लोग अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ने लगे। उन्होंने भी ध्रुवांत के शब्दों में ताना महसूस किया। हालांकि उनके दिलों में थोड़ी असहजता महसूस हुई। तुम बहुत तेज बोलने वाला लड़का है, मोहंद ने ध्रुवांत को एक ठंडी नजर से घूरते हुए गहरी आवाज में कहा। तुम वही हो जिसने विक्रम को मारा और मुझे मरने के कगार पर लाकर छोड़ दिया था। कभी नहीं सोचा था कि तुम 1 साल से भी कम समय में इतना आगे बढ़ पाओगे। अगर मुझे पहले ही पता चलता तो उस वक्त तुम्हें खत्म कर देता। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शिवेंद्र और लवीन के दानवी ड्रैगन जहर को ध्रुवांत ने कहीं न कहीं हल किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो शिवेंद्र और लवीन को इस लंबे समय में जहर से उबरने में इतना समय नहीं लगता। अफसोस है कि तुम्हें अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा, ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे कि एक स्वर्गीय रूपांतरण रैंक अंतिम चरण के पास मुझे कहने का हक है। मुझे किसी मौके की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत से मैं जितना चाहूं उतना मार सकता हूं। मोहंद की आंखों में एक खतरनाक छाया आई और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। एक ही पल में उसकी असली छाया गायब हो गई और वह सीधे ध्रुवांत के पीछे दिखाई दिया। उसकी हथेली बढ़ते हुए एक ग्रेसी काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा ने एक गर्जना करते हुए एक दैत्याकार राक्षस के रूप में ध्रुवांत की ओर बढ़ते हुए आवाज की। हुम्म। लेकिन जैसे ही वह राक्षस गर्जना करता हुआ बाहर निकला, एक लंबी सुनहरी भाला चमकते हुए आकाश को चीरते हुए सीधा उस राक्षस की ओर बढ़ी। मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम मेरी आंखों के सामने दूसरे लोगों को कैसे मारने का प्रयास करोगे। शिवेंद्र ने अपने शरीर से निकलती आध्यात्मिक ऊर्जा को बिना किसी रुकावट के उंडेलते हुए अपनी आंखों में एक ठंडक के साथ कहा। उसने अपनी सुनहरी भाला को हिलाया और आकाश को ढकते हुए भाले के साए फैले जो मोहंद के शरीर की ओर बढ़ रहे थे, उसकी जान को निशाना बनाते हुए। डिंग डिंग डिंग। अपनी 10 उंगलियों को झटका देते हुए मोहन से धूसरश्याम लकीरें विस्फोटक रूप से निकलीं, जो उस पर आकर टूटने वाली बाणों की छायाओं को चूर चूर कर दीं, जबकि उसका शरीर झपकते हुए पीछे की ओर हटा। मोहंद, क्या तुम मुझसे एक द्वंद्व युद्ध लड़ने की हिम्मत रखते हो? शिवेंद्र की आंखों से लड़ाई की इच्छा फूटी और उसकी आकृति तेजी से आगे बढ़ी। इस समय के दौरान उसने मोहंद का पीछा किया था ताकि उसे मार सके। हालांकि मोहंद शुरू से ही बचता और भागता रहा था, जिससे उसकी सुरक्षा धीरे धीरे कम होती चली गई। अंत में मोहंद ने घेराबंदी का तरीका अपनाया और उसे और लवीन को घायल कर दिया। इन दोनों के बीच अब तक कभी भी एक असली द्वंद्व युद्ध नहीं हुआ था। यह बात शिवेंद्र के लिए बहुत बड़ी निराशा थी। उसे मोहंद से एक असली युद्ध की प्यास थी। अत्यधिक तेजी से उसने मोहंद का पीछा किया और एक क्षण में पास पहुंच गया। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी फूटी और उसने अपना सुनहरा भाला ऊंचा किया, जबकि उस भाले से सोने जैसी चमकदार और शानदार किरणें निकलीं। हुम्म। सुनहरा लंबा भाला कांपते हुए जैसे आश्चर्यजनक गूंजने वाली आवाजें उत्पन्न करता हुआ। उसकी लड़ाई की इच्छा उससे फूटी पड़ी और अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा ने सुनहरे कमल के रूप में रूपांतरण लिया जो भाले के सिरों पर था। सुनहरे कमल की सतह पर अत्यधिक तेज और तीव्र भाले की छायाएं लहराती हुई दिखीं। युद्ध देवता का सुनहरा कमल। जब लड़ाई की इच्छा शिवेंद्र की आंखों से फूटी, उसने अपना भाला सीधे बाहर निकाला। अगले ही क्षण में उसके भाले के सिरे पर सुनहरा कमल बुरी तरह घूमने लगा। जैसे एक सुनहरी जलती हुई सूरज, यह हर जगह सुनहरी रोशनी फैला रहा था और चारों ओर के घने कोहरा को चीर रहा था। शिवेंद्र का वह भाला जैसे एक मृग के सींगों जैसा था, जैसे यह आकाश द्वारा निर्मित हो। इसकी प्रभावशाली ताकत ने यहाँ तक कि अंतरिक्ष को विकृत करना शुरू कर दिया, जो इसकी अत्यधिक शक्ति को दर्शाता था।
यह दृश्य देखकर मंगल और उसके समूह के चेहरों पर हल्का परिवर्तन आया। अगर उनमें से कोई भी इस भाले को प्राप्त करने का प्रयास करता तो शायद वह इसे सहन नहीं कर पाता। यह शिवेंद्र सच में अपने बैच का सबसे उत्कृष्ट उत्तर स्वर्गीय अकेडमी का छात्र था। सुनहरी रोशनी को देखकर मोहंद की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसने ठंडी सांस ली और अपनी हथेलियां एक साथ जोड़कर फिर उन्हें अचानक अलग कर दिया। इस क्षण में उसकी एक हथेली में काले ड्रैगन का निशान उभरता हुआ सा प्रतीत हुआ। दानवी ड्रैगन स्वर्ग तोड़ू हथेली। उसने अपनी हथेली को बाहर की ओर झटका दिया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा में हिलोरें उठने लगीं। अगले ही क्षण में एक विशाल डेमोनिक ड्रैगन जो 100 फीट लंबा था, गरजते हुए बाहर निकला। आकाश को हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ों के साथ उसने असाधारण ताकत के साथ सुनहरे कमल पर सीधा प्रहार किया। बम! जैसे ही दोनों शक्तिशाली हमले टकराए, हर कोई एक विशाल ध्वनि सुनता है। अनंत किरणों का उजाला फैल गया, जिसमें सुनहरे और काले रंग की रोशनी उनके आसपास के आकाश को भर चुकी थी। बूम! विनाशकारी आध्यात्मिक ऊर्जा के तूफान ने सभी दिशा में प्रसार किया, जिससे दोनों आकृतियां आकाश में पीछे की ओर हटने पर मजबूर हो गईं, अपने स्थान से वापस लौटते हुए। अपने सुनहरे भाले को जोर से नीचे की ओर पटकते हुए शिवेंद्र ने मजबूती से अपनी स्थिति को स्थिर किया और फिर दूर की ओर गंभीरता से देखा। वहां उपस्थित व्यक्ति मोहन था, जो झपकते हुए उतरा और अपने हाथों को पीछे की ओर रखकर खड़ा था। इतनी शक्तिशाली भाले की आक्रमण के बावजूद वह मोहंद को नष्ट नहीं कर पाया। मो लोंगजी की स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण की ताकत सच में बहुत अधिक थी। तैयार हो जाओ, शिवेंद्र ने गहरी आवाज में कहा। अब तक हालांकि उन्होंने हासरा और अन्य 2 महाजनरलों को खो दिया था, उनका समूह अपने विरोधियों से कमजोर नहीं था। अगर वे मोहन को फंसाने में सक्षम हो जाएं, तो ध्रुवांत, लवीन और सौम्या की ताकत के साथ वे अपने दुश्मनों को हरा सकते थे। हालांकि जैसे ही वे आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमाकर कार्रवाई करने के लिए तैयार हुए, मोहन ने हल्की सी हंसी दी। अपनी आस्तीन को एक झटका देते हुए हासरा और अन्य 2 लोग मंगल और उसके समूह के सामने उतर गए और उनके द्वारा पकड़े गए। शिवेंद्र, चूंकि तुम मुझसे असली युद्ध लड़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। हालांकि मोहन की आवाज बदल गई और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह यहाँ नहीं होगा। मैं तुम सभी का इंतजार करूंगा उजाड़ नगर में, जो पश्चिमी उजाड़ क्षेत्र के बाहर है। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो उजाड़ नगर आना। हाँ, मैं उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के सारे घमंडी छात्रों को वहां उपस्थित लोगों के सामने मार डालना चाहता हूं। उस समय मेरा नाम मोहंद उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में गूंजेगा। मैं सभी को यह बता दूंगा कि तुम्हारी उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के छात्र हमेशा हमारे दैत्य ड्रैगन महल के छात्रों से हीन रहेंगे। एक जोरदार हंसी के साथ मोहंद ने अपनी पंख फैलाए और पीछे की ओर हटते हुए अपने जघन्य समूह के साथ तेजी से पीछा किया। अगर तुम इन तीनों को बचाना चाहते हो तो मैं कल दोपहर उजाड़ नगर में इंतजार करूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? शिवेंद्र ने ठंडी आवाज में गुस्से से कहा। उसने अपनी शरीर को घुमाते हुए तेजी से आगे बढ़कर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यह देख गगन ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने अपने हाथ आपस में मिलाए और कोहरा ने तुरंत पूरे क्षेत्र को घेर लिया, पूरी घाटी को ढकते हुए। जैसे ही यह हुआ, उनके रूप जल्दी से कोहरा में गायब हो गए। जब उनके रूप गायब हो गए तो सिर्फ मोहन की खौफनाक हंसी बची, जो शिवेंद्र और उनके समूह की ओर गूंजती हुई वापस आ रही थी। शिवेंद्र, अगर तुम इन तीनों के शवों को उजाड़ नगर में लटकते हुए नहीं देखना चाहते तो हमारी मुलाकात के लिए तैयार रहो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। उजाड़ नगर पूरी पश्चिमी उजाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर था। विभिन्न स्थानों से आए अनगिनत विशेषज्ञ जो पश्चिमी उजाड़ क्षेत्र के गहरे इलाकों में साधना करने के लिए आते थे, इस जगह पर रुकते थे और साधना से संबंधित विभिन्न सामानों की तैयारी करते थे। इसलिए इस शहर में सबसे अधिक जीवन और ऊर्जा थी। यह शहर वेस्ट पोल हॉल के अधिकार क्षेत्र में था। वेस्ट पोल एक उच्च स्तरीय प्रभाव था जो उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में था और यह अत्यंत शक्तिशाली था। इसे उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट के एक क्षेत्र का ओवरलोड माना जा सकता था। इसलिए हालांकि उजाड़ नगर में छिपे हुए शेर और छुपे हुए ड्रैगन थे, यहाँ पर लोग अक्सर परेशानी नहीं पैदा करते थे। आखिरकार एक इतना शक्तिशाली प्रभाव जैसा कि वेस्ट पोल हॉल यहाँ मौजूद था, यह एक ऐसी सत्ता नहीं थी जिसे उकसाना आसान हो। लेकिन आज उजाड़ नगर में कुछ बाहरी प्रभावों के कारण थोड़ा अधिक हलचल थी और कुछ संवेदनशील लोग अंधेरे में उठ रही हलचल और गर्जना को महसूस कर सकते थे। इसकी जड़ मोहंद और उसके साथियों के कारण थी। उजाड़ नगर में पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत शहर के सबसे प्रमुख स्थान पश्चिमी उजाड़ छत पर कब्जा कर लिया। पश्चिमी उजाड़ छत पश्चिमी उजाड़ क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित था। यह शहर में एक पर्वत की तरह खड़ा था और पूरे शहर को देखता था। सामान्यतः जब भी उजाड़ नगर में कोई बड़ी घटना होती, तभी पश्चिमी उजाड़ छत खोला जाता था। लेकिन इस बार मोहंद और उसके समूह ने इसे सीधे कब्जा कर लिया। यह अप्रत्याशित अतिथि समूह निश्चित रूप से पूरे शहर का ध्यान खींच रहा था। यह विशेष रूप से सच था जब 3 विशाल धातु की पिंजरे पश्चिमी उजाड़ छत पर लटकाए गए, जिससे आश्चर्य और उलझन फैल गई। हालांकि उनके संदेह जल्दी ही दूर हो गए और पूरी उजाड़ नगर में चौंकने और विस्मय का एहसास होने लगा, क्योंकि उन धातु के पिंजरों में बंद 3 लोग अनायास ही उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के 3 बड़े जनरल थे। मोहंद के दैत्य ड्रैगन महल से संबंधों का भी खुलासा हुआ, जिससे अनगिनत लोगों के दिलों में धक्का लगा। यह एक विशाल प्रभाव था जिसने पहले उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट का ओवरलोड बनने की कगार पर था। भले ही पिछले युद्ध के बाद इसका नाम और प्रतिष्ठा घट गई थी और यह वर्षों से छिपा हुआ था, लोग जानते थे कि यह पुराना ओवरलोड अब भी भयानक शक्ति रखता है, जो लोगों को डराने के लिए काफी था। दैत्य ड्रैगन महल जैसे पूर्व ओवरलोड का सामना करते हुए उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट के कुछ शीर्ष प्रभाव जैसे कि वेस्ट पोल हॉल अभी भी बहुत डरते और भयभीत रहते थे और इसे ज्यादा उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा लग रहा था कि मोहंद ने सचमुच पनिशमेंट हॉल के 3 बड़े जनरल को पकड़ लिया था। इसके अलावा उसने उन्हें पश्चिमी उजाड़ छत पर लटकाकर एक शक्ति प्रदर्शन किया था। क्या यह उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के खिलाफ उसकी ताकत का प्रदर्शन था? ये दोनों सबसे बड़े प्रभाव उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में थे। क्या वे फिर से युद्ध शुरू करने की योजना बना रहे थे? यह एक बड़ा मामला हो सकता था जो पूरे उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट को हिला सकता था। जबकि पूरी उजाड़ नगर में अभी भी शौक की लहर चल रही थी, मोहंद ने किसी और गतिविधि का संकेत नहीं दिया। वह बस पश्चिमी उजाड़ छत में बैठा था। उसकी आंखों में एक निश्चल अभिव्यक्ति थी, जैसे वह कुछ का इंतजार कर रहा हो। उसके पीछे मंगल, गगन और बाकी लोग खड़े थे और हवा में लहराते हुए खड़े थे। उनके शरीर से नकारात्मक आभा निकल रही थी, जो उनके क्रूरता और ताकत को स्पष्ट रूप से दिखा रही थी। उनका पूरा समूह 7 लोगों का था और सभी स्वर्गीय पूर्णता रैंक के क्षेत्र में थे। किसी भी प्रभाव के अंदर उन्हें एलीट माना जाता।
हालांकि पश्चिमी उजाड़ क्षेत्र में अनगिनत विशेषज्ञ थे, मोहंद और उसके समूह से शक्तिशाली व्यक्ति मिलना मुश्किल था। इतनी कम उम्र में स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण तक पहुंचने वाला दैत्य ड्रैगन महल का यह प्रतिभाशाली व्यक्ति वाकई डरावना है। कुछ लोग, जिन्होंने मोहन से निकलने वाली अद्वितीय हलचल का अनुभव किया, चुपचाप प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे। बिल्कुल। और कहा जाता है कि मोहन दैत्य ड्रैगन महल के युवा पीढ़ी में सबसे महान नहीं है। वह देवाकाश सच में डरावना है। हालांकि वह व्यक्ति बहुत कम एक्शन लेता है। पहले उत्तर स्वर्गीय अकेडमी की युवा पीढ़ी को पूरी तरह से देवाकाश के नाम से दबा दिया गया था। लगता है कि दैत्य ड्रैगन महल की क्षमता अपने लोगों को प्रशिक्षित करने में उत्तर स्वर्गीय अकेडमी से कम नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते। उत्तर स्वर्गीय अकेडमी एक अकादमी है और इसमें वह क्रूरता नहीं है जो दैत्य ड्रैगन महल में है। इसके अलावा छात्रों के पास अकादमी में साधना करने के लिए सीमित समय होता है। दैत्य ड्रैगन महल के मुकाबले, जो अपने संसाधनों के साथ अनगिनत संसाधन रखता है और जिनके पास जन्म से ही ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं, हमेशा कुछ अंतर होता है। इसलिए अगर दूर से देखें तो दैत्य ड्रैगन महल का उत्तर स्वर्गीय अकेडमी से तुलना करना ठीक नहीं है। आखिरकार इतने वर्षों बाद उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के कई स्नातक सम्राट रैंक में पहुंच चुके हैं और उन्होंने ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अपना नाम फैलाया है। यह सही है। हर शीर्ष प्रभाव अपने संसाधनों को संकेंद्रित करके उन्हें एकजुट करता है, जिससे निरंतर उत्कृष्ट लोग सामने आते हैं। सिर्फ देवाकाश नहीं, बल्कि काशी, जगत, भानु जैसे लोग भी उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी के सच्चे प्रतिभाशाली हैं। पूरा शहर चर्चाओं से भर गया था, जिससे शहर में भारी हलचल हो रही थी। इसके अलावा सभी लोग मोहंद की उपस्थिति के बारे में उत्सुक थे, जो स्पष्ट रूप से कुछ का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्हें पूरी स्थिति का सही से पता नहीं था। जो लोग संवेदनशील थे, वे अचेतन रूप से समझ पा रहे थे कि एक तूफान आने वाला था। उजाड़ नगर में एक तूफान उत्पन्न होने वाला था। मोहंद और उसके समूह की गतिविधियों के कारण अफरातफरी और अशांति फैलने लगी थी। उजाड़ नगर के केंद्र में स्थित एक बड़े हॉल में एक हरे रंग के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए थे। उसने सिर उठाकर पश्चिमी उजाड़ छत की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मोहंद, तुमने सच में हमारी वेस्ट पोल हॉल के स्थान पर तूफान मचाने का साहस किया। हरे वस्त्र पहने व्यक्ति के पीछे खड़े एक अन्य व्यक्ति ने आदर से कहा, यंग हॉल मास्टर, क्या हमें कुछ करना चाहिए? मैंने यह जांच की है कि मोहन द्वारा पकड़े गए 3 लोग उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के पनिशमेंट हॉल के 3 महान जनरल हैं और मोहन शायद उत्तर स्वर्गीय अकेडमी से सहायता के आने का इंतजार कर रहा है, फिर उन्हें पूरी तरह से मार डालने की योजना बना रहा है। ऐसा करने से उसकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दैत्य ड्रैगन महल में बहुत बढ़ेगी और उसे पुरस्कार भी मिल सकते हैं। यह मोहंद लग रहा है कि उसने स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण में पदोन्नति कर ली है। यदि नहीं, तो वह पनिशमेंट हॉल के 3 जनरल को निपटने में सक्षम नहीं होता। हरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने हल्की मुस्कान दी, फिर हाथ का इशारा किया और कहा, दैत्य ड्रैगन महल और उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के बीच की बात हमें प्रभावित नहीं करती। इसे ऐसे ही छोड़ दो। अगर वे लड़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दो। जी हाँ। ग्रीन रोबधारी व्यक्ति की नजर पश्चिमी उजाड़ छत पर पड़ी, जहां से खतरनाक आभा निकल रही थी। यह मोहन सच में शक्तिशाली था। हालांकि देवाकाश के मुकाबले वह थोड़ी कमजोर था। देवाकाश? उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए ग्रीन रोबधारी की आंखों में हल्की सी संकीर्णता आई, जैसे वह तिथियों को गिनने लगा हो।
क्या होली स्पिरिचुअल माउंटेन, जो उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में जोरदार हलचल पैदा करने वाला है, अब नहीं खुलने वाला है? इस बार वह देवाकाश शायद मेरा शत्रु बन सकता है। उजाड़ नगर का माहौल समय के साथ और भी गर्माता गया। जैसे जैसे इस घटना के बारे में खबरें फैल रही थीं, हर किसी ने उजाड़ नगर की ओर रुख किया। उत्तर स्वर्गीय अकेडमी और दैत्य ड्रैगन महल आखिरकार उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में बहुत प्रसिद्ध थे। इनसे जुड़ी कोई भी छोटी सी घटना पूरी महाद्वीप को हिला सकती थी। पश्चिमी उजाड़ छत में बैठा मोहंद शहर की विशालता और ऊर्जा को नीचे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान आई। अगर उसने उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के सभी उत्कृष्ट छात्रों को हराया तो क्या उत्तर स्वर्गीय अकेडमी का चेहरा पूरी तरह से मिट जाएगा? उस समय दैत्य ड्रैगन महल में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वह देवाकाश को भी चुनौती देने का अवसर पा सकता है। उस समय जो सम्मान उसे मिलेगा वह देवाकाश से भी कम नहीं होगा। सोचते हुए मोहंद की आंखों में एक अंधी छाया झपकी। उसकी प्रतिभा सचमुच चौंकाने वाली थी। असल में उसे दैत्य ड्रैगन महल में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति होना चाहिए था। लेकिन कौन जानता था कि देवाकाश ने पिछले कुछ वर्षों से उसकी जगह ले ली थी। दैत्य ड्रैगन महल में किसी ने भी मोहंद की बात करते हुए देवाकाश से पहले उसका नाम नहीं लिया। यह उसके अंदर की अहंकार को गहरी चोट थी। जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो मेरी प्रतिष्ठा काफी बढ़ेगी। उस समय मुझे होली स्पिरिचुअल माउंटेन के उद्घाटन के लिए निश्चित रूप से जगह मिलेगी। तब अगर मैंने होली स्पिरिचुअल बैप्टिज्म प्राप्त किया तो मैं सम्राट रैंक में पदोन्नति के लिए अच्छी नींव प्राप्त कर सकूंगा। फिर देवाकाश मेरे पैरों तले कुचला जाएगा। उस समय केवल मैं मोहंद उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत बनूंगा। मोहंद के चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति आई और उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा का ज्वाला जलने लगा। उसने सिर उठाया और उजाड़ नगर से दूर आकाश की ओर देखा, जबकि उसके मुंह से एक ठंडी मुस्कान उभरी। शिवेंद्र, तुम लोग जरूर आना। अगर नहीं तो मेरी सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। मेरी प्रतिष्ठा को तुम्हें मेरे कदमों के पत्थर बनना होगा। समय तेजी से बीत रहा था और उजाड़ नगर का माहौल और भी गर्म हो गया था। बाहर से आ रही हड़बड़ी की आवाजें लगातार बढ़ रही थीं, जैसे कोई झुंड हवा में सवार हो। अनगिनत आंखें पश्चिमी उजाड़ छत की ओर उठ रही थीं और साथ ही शहर के बाहर की ओर भी देख रही थीं। हर कोई जानना चाहता था, मोहंद और उसके समूह द्वारा किए गए गंभीर इंतजार के सामने उत्तर स्वर्गीय अकेडमी की युवा पीढ़ी में से कौन आकर इन लोगों को बचाने की हिम्मत करेगा। जैसे जैसे लोग सिर उठाकर चारों ओर देख रहे थे, आकाश में सूर्य धीरे धीरे चढ़ रहा था और आखिरकार अपनी चोटी पर पहुंच गया। इस क्षण में मोहंद के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, जैसे उसने अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में एक मुस्कान उभरी और उसने आकाश की ओर देखा, जहां से तेज और गुस्से में भरे आवाजें आने लगीं। वे आवाजें इतनी तीव्र और तेज थीं कि सभी की निगाहें उसी दिशा में मुड़ गईं। जैसे ही उन्होंने देखा, 10 फिगर्स बिजली की तरह आकाश में आए और शहर के ऊपर इंद्रधनुष के जैसे दिखाई दिए। उनकी आभा से ढकी हुई फिगर्स धीरे धीरे प्रकट हुईं और सभी ने देखा कि उनमें से एक युवा समूह के सबसे आगे खड़ा था। हाथ में एक सुनहरा भाला था, उसकी शारीरिक ऊर्जा से भरी हुई और उसकी आंखों में उपहासपूर्ण नजर थी, जिससे सभी महसूस कर सकते थे कि उसके आसपास एक विशाल आभा फैली थी। यह उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के हेवनली रैंकिंग्स पर पहला स्थान शिवेंद्र है। मोहंद की तरह शिवेंद्र भी उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में काफी प्रसिद्ध था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे तुरंत पहचाना गया, जिससे शहर में हलचल मच गई।
उसके साथ वाला शायद हेवनली रैंकिंग्स पर दूसरे स्थान पर रैंक करने वाला लवीन है। इसका इसका हर्षवर्धन, सुशीला, संध्या, वे सभी हेवनली रैंकिंग्स में शीर्ष 10 में हैं। उनका समूह काफी शक्तिशाली है। वे दो लोग कौन हैं? ये शिवेंद्र और बाकी के समूह से छोटे दिखते हैं। क्या ये लोग फ्रेशमैन हैं? क्या उत्तर स्वर्गीय अकेडमी में और कोई नहीं बचा था जो यहां भेजा गया हो? ओह, बड़ा मजेदार शो होने वाला है। उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के हेवनली रैंकिंग्स और उनके बाउंटी बोर्ड के रैंकिंग्स का मुकाबला। आकाश में खड़े समूह के सामने आते ही पूरे शहर में हलचल मच गई और अनगिनत कानाफूसी शुरू हो गई। लेकिन आकाश में खड़े लोगों ने एक भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी खतरनाक नजरों से मोहंद और उसके समूह को देखा। हाँ, तुम लोग आखिरकार आ ही गए। उनकी खतरनाक निगाहों में मोहंद ने हल्की सी मुस्कान दी। खड़ा होते हुए उसने शिवेंद्र, ध्रुवांत और उनके समूह को उदासीन नजरों से देखा। समय पर आने के लिए बधाई। अगर तुम लोग आज मेरे हाथों से उन तीनों को बचाना चाहते हो तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम में कितनी शक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आसमान में लोगों के समूह के प्रकट होने के कारण पूरे पश्चिमी निर्जन शहर का माहौल गर्म हो गया और उबालने लगा। अनगिनत लोगों की आंखों में जिज्ञासा थी, क्योंकि वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इस दो समूहों के बीच की इस आमने सामने की मुठभेड़ में आखिरकार कौन विजयी होगा। यह युद्ध निस्संदेह डेमोनिक ड्रैगन पैलेस और नॉर्दर्न है स्पिरिचुअल अकादमी के विभिन्न पहलुओं और चेहरों से जुड़ा होगा। दोनों पक्षों में सोवर्ण मौजूद थे। विभिन्न कारणों से वे सीधे रूप से हस्तक्षेप और युद्ध नहीं कर सकते थे और केवल इस मुठभेड़ को अंधेरे में देख सकते थे। इसलिए जो लाइनअप सामने दिखाई दे रहे थे वे दोनों पक्षों द्वारा भेजी गई सबसे तेज और महान एलीट बल थीं। जब शिवेंद्र आकाश में गर्व से खड़ा था, उसकी नजरें मोहंद पर जमी थीं, जो एक धारदार तलवार की तरह थी। उसने थोड़ा सा ऊपर देखा और 3 विशाल धातु के पिंजरों को देखा, जिनमें बेहोश और गंभीर रूप से घायल हासरा, किशन और जमाल थे। तीनों को पिंजरों में देखकर ध्रुवांत और उसके समूह के चेहरों पर ठंडक आ गई और उनकी आंखों से हत्या की भावना फूट पड़ी। उन सभी का हासरा और बाकी दो के लिए सम्मान और यहाँ तक कि कुछ रेवरेंस था। आखिरकार वे उनके सीनियर ब्रदर्स थे। वर्तमान में इस प्रकार से उनका अपमान किया जा रहा था, जिससे वे काफी गुस्से में थे। हाँ, लगता है कि आप सभी बहुत गुस्से में हैं। मोहंद ने शिवेंद्र, ध्रुवांत और उनके समूह के चेहरों पर हत्या की भावना देखकर एक उदासीन मुस्कान के साथ कहा, आप लोगों को यह खुशी माननी चाहिए कि मैंने उन्हें यहाँ बंद कर दिया है, नहीं तो मैं उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता। जो तुमने उनके साथ किया है वही मैं तुम्हें 100 गुना वापस कर दूंगा। हाथ में लंबी भाले को कसकर पकड़ते हुए शिवेंद्र के हाथों पर हरे नसें उभरने लगीं। शिवेंद्र की गहरी और निम्न आवाज में शत्रुता का भाव था। मुझे पता है कि तुम्हारे पास सच में वह क्षमता है, मोहंद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब तुम क्या करने जा रहे हो? कोई भी हमला करो, हम सब कुछ तुम्हारे पास वापस भेज देंगे, शिवेंद्र ने ठंडी आवाज में गर्जना की। वैसे भी हासरा और बाकी 2 दुश्मनों के हाथों में थे, इसलिए वे मोहंद के खिलाफ कार्रवाई करने से थोड़ा डर रहे थे कि कहीं वह हासरा और बाकी 2 को चोट न पहुंचा दे। आखिरकार वे मोहंद जैसे निर्दयी और अपने साथियों से बिल्कुल अलग व्यवहार करने वाले नहीं थे। हेवनली रैंकिंग्स के ओवरलॉर्ड होने के नाते तुम सच में करिश्मा रखते हो और ऐसे शब्द कहने की हिम्मत रखते हो।
मोहंद ने अपनी अंगुली को बाहर करते हुए हंसी में कहा। उसके चेहरे पर एक शैतानी छाया थी, उसकी मुस्कान में बुरी और डरावनी भावना थी, और उसने कहा, यह सच में बहुत आसान है। हमने यहाँ 4 क्षेत्र बनाए हैं। आप लोग बस 4 लोगों को मुकाबला करने के लिए भेज दो, और बस। हालांकि यहाँ कोई भी समान मुकाबला नहीं होगा। जब ये 4 लोग अपने विरोधियों को हराकर निपट लेंगे, तो उनके पास यह अधिकार होगा कि वे वापस जाएं या दूसरों के साथ सहयोग करना जारी रखें। और इस प्रकार का युद्ध यह निश्चित रूप से मौत तक जाएगा। मोहंद के मुंह से आखिरी शब्द निकलने के बाद उसकी मुस्कान और भी क्रूर और निर्दयी हो गई। ध्रुवांत ने मोहंद के शब्दों को सुनकर अपनी आंखें थोड़ी सी तंग कर लीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। जैसा कि उसने कहा, वह अकेले मुकाबला चाहता था, जिससे वह जल्दी से अपने विरोधी को खत्म कर सके और बाकी को मदद दे सके। इस तरह उसे ध्रुवांत और उनके समूह द्वारा घेरने का डर नहीं होगा। आखिरकार वह शिवेंद्र से मुकाबला करने वाला था, जो स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण में प्रमोट हो चुका था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस पर हमला करता तो यह 2 बनाम 1 हो जाएगा। ऐसे में उसकी स्थिति में भी कोई फायदा नहीं होता। पहले उसने हासरा और बाकी 2 को एक-एक करके हराया था। अगर तीनों एक साथ उसे घेरने लगते तो सभी को हराना लगभग असंभव था। इसी वक्त मोहंद भी इसी अवधारणा पर आधारित था। उसने अनुमान लगाया कि एकल मुकाबले में ध्रुवांत के किसी भी व्यक्ति से वह कोई मैच नहीं हो सकता। इस तरह वह जल्दी से जीत हासिल करेगा और फिर बाकी लोगों को निपटने के लिए मुड़ जाएगा। यह सच में उसे घेरने से बचने में मदद करेगा। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या मोहंद सच में इतनी जल्दी जीत हासिल कर पाएगा और बाकी लोगों पर हमला करने के लिए अपने हाथों को स्वतंत्र कर सकेगा। दिखाई दे रहा था कि उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था। शिवेंद्र और उसके समूह की आंखों में हल्की चमक आई, यह दिखाते हुए कि उन्होंने मोहंद की योजना को पूरी तरह से समझ लिया था। वर्तमान स्थिति में उनके पास संख्यात्मक लाभ था और मोहंद और उसके समूह को घेरने से उन्हें कुछ लाभ मिल सकता था। लेकिन चूंकि हासरा और बाकी 2 उसके हाथों में थे, उनका कोई विशेष कहना नहीं था। लागत है कि तुम्हारा आत्मविश्वास सच में बहुत बड़ा है। शिवेंद्र ने कदम बढ़ाया और उसके हाथ में सुनहरी लंबी भाले से एक तेज और चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। जैसे ही सुनहरी रोशनी फैल गई और आकाश में भर गई, शिवेंद्र युद्ध के देवता की तरह दिखाई दिया। उसकी आंखों में ठंडी भावना थी। उसने मोहंद को घूरते हुए कहा, हम इस युद्ध को स्वीकार करते हैं। हाँ, यह हिम्मत है। मोहंद ने हंसी में प्रतिक्रिया दी। उसकी आवाज में अनथीन ठंडक थी। उसने अपने हाथ को लहराते हुए पीछे की ओर खींचा। वह आकाश में तेजी से उड़ते हुए और उसके समूह के 3 अन्य लोग भी उसके साथ उड़ते हुए आकाश में 4 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गए। जो 3 लोग बाहर निकले वे थे मंगल, जो बाउंटी बोर्ड पर तीसरे स्थान पर था, गगन जो चौथे स्थान पर था और गगन जो 5वें स्थान पर था। इन तीनों में से 2 स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण में मजबूत थे, जबकि तीसरा एक रैंक 5 फॉर्मेशन मास्टर था, जो और भी रहस्यमय और कठिन व्यक्ति था। इन चारों से ध्रुवांत और उसके समूह को आसानी से निपटना नहीं था। हाँ, कौन मुझसे लड़ने का साहस करता है? गगन ने सिर ऊंचा करते हुए हंसी में गर्जना की और उसके पूरे शरीर में भयावह आभा फैलने लगी। ध्रुवांत और उसके समूह की ओर देखते हुए उसके हाथ में विशाल कुल्हाड़ी जैसे दिखती थी, जैसे वह आकाश और पृथ्वी को चीर डालना चाहता हो।
मंगल के चेहरे पर भी उदासीन मुस्कान थी और उसकी पतली और मुरझाई हुई शरीर में चमक आ रही थी। उसकी त्वचा के नीचे की हड्डियां हल्के से दिखाई देने लगी थीं। उसकी नजर सौम्या पर थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कल हुए युद्ध से वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। तीनों में से गगन सबसे शांत और गंभीर था। वह आकाश में शांति से बैठा था और उसके शरीर के चारों ओर हवा हल्का सा लहराती थी, जबकि उससे रहस्यमय कंपन रेडिएटेड हो रहे थे। यह व्यक्ति एक विषैले सांप की तरह था। वह कोई आवाज नहीं करता था और न ही कोई पहचानने योग्य हरकत करता था, लेकिन चुप्पे से वह मौत देने वाला हमला करने में सक्षम था। पश्चिमी निर्जन शहर के सबसे बड़े हॉल में हरे वस्त्र पहने एक पुरुष भी आकाश में हो रही मुठभेड़ को दिलचस्पी से देख रहा था। हाँ, युवा हॉलमास्टर, लगता है कि मोहन सच में चालाक है। उसकी ताकत दोनों पक्षों में सबसे मजबूत मानी जा सकती है। एकल मुकाबले में केवल शिवेंद्र ही शायद उसका मुकाबला कर सकता है। हालांकि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए जब तक वह अपनी लड़ाई खत्म नहीं करता, तब तक यह पूरी स्थिति खत्म मानी जा सकती है। एक आकृति ने हरे रंग की चादर वाले पुरुष के पीछे खड़े होकर कहा। उन शब्दों को सुनकर हरे रंग की चादर वाले पुरुष ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हालांकि यदि उत्तर स्वर्गीय अकेडमी उन अन्य 3 मुकाबलों में पहले जीत जाती है तो स्थिति अलग हो सकती है। वह मंगल और गगन दोनों ही स्वर्गीय पूर्णता रैंक मध्य चरण में हैं। उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के समूह में केवल लवीन ही एक का सामना कर सकता है और वह भी उसे पराजित कर सकता है। हालांकि इस स्थिति में भी वह किसी को भी जल्दी से खत्म नहीं कर पाएगा। लवीन और शिवेंद्र के अलावा उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के बाकी लोग कमजोर हैं। जिनमें से सबसे मजबूत है वह हर्षवर्धन। हालांकि वह केवल स्वर्गीय पूर्णता रैंक शुरुआती चरण में है। वहां एक सुंदर लड़की भी है जो मुझे थोड़ा अस्पष्ट लगती है। शायद वह इस संघर्ष में एक अप्रत्याशित तत्व बन सकती है। अपनी दृष्टि ध्रुवांत और उसके समूह पर डालते हुए हरे रंग की चादर वाले पुरुष की दृष्टि कुछ समय के लिए ध्रुवांत पर ठहर गई और उसकी आंखों में एक रहस्यमय छाया चमकी। हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ते हुए वह बोला, स्वर्गीय रूपांतरण रैंक अंतिम चरण, क्या यह सच में है कि उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के वर्तमान छात्रों का स्तर इतना कम है? और अपनी दृष्टि गगन की ओर मोड़ते हुए, जो आकाश के दूसरे हिस्से में अत्यधिक शांत बैठा था, हरे रंग की चादर वाले पुरुष ने एक हल्की आवाज में कहा, इन 4 लोगों में मोहंद के अलावा गगन, जो सबसे निम्न रैंक पर है, वह व्यक्ति है जिसे निपटने में सबसे अधिक कठिनाई होगी। उनके शब्द सुनकर पीछे खड़ा आकृति सिर हिलाता है। हालांकि वह ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था। जब एक रैंक 5 फॉर्मेशन मास्टर सच में कार्यवाही करता है तो वह मंगल और गगन से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मोहंद और तीनों लोग सभी खतरनाक प्रतिद्वंद्वी थे। हालांकि उत्तर स्वर्गीय अकेडमी को संख्यात्मक दृष्टिकोण से थोड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन इस लड़ाई में वह इसे खो चुके थे। इससे लगता है कि वे सच में अपने रास्ते के अंत तक पहुंच गए थे। हाँ, क्या हुआ? क्या तुमने निर्णय ले लिया? मोहंद ने मुस्कुराते हुए शिवेंद्र और उसके समूह की ओर देखा। उजाड़ नगर में सभी की आंखें भी शिवेंद्र और उनके समूह पर थीं। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि शिवेंद्र और उसका समूह इस वर्तमान स्थिति में कैसे विभाजित होंगे। मैं मोहन से निपटूंगा, शिवेंद्र ने गहरी और धीमी आवाज में कहा। उनके समूह में उसकी ताकत सबसे मजबूत मानी जाती थी। मोहन को रुकवाने और बाधित करने का कर्तव्य केवल वही निभा सकता था। इस बिंदु पर कोई भी इससे विरोध नहीं करता। मुझे मंगल से निपटने दो। मैं उसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर दूंगी।
सौम्या ने अपनी मणि जैसी हथेली अपनी चक्की पर कसकर पकड़ी, जबकि उसकी कांच जैसी आंखों से एक ठंडक निकलने लगी। तो गगन मेरे लिए छोड़ा गया है? लवीन ने अचानक पूछा। हालांकि गगन चारों में सबसे निचली रैंक पर था, सभी जानते थे कि रैंक 5 फॉर्मेशन मास्टर की कितनी डरावनी क्षमता होती है। जब वह अपनी फॉर्मेशंस की व्यवस्था कर लेता है तो स्वर्गीय पूर्णता रैंक मध्य चरण के लोग भी उसके सामने अत्यधिक कठिन स्थिति में फंस जाते। लवीन इस बात से वाकिफ था और इसलिए उसने जिम्मेदारी ली और गगन से निपटने का निर्णय लिया। शिवेंद्र ने ध्रुवांत की ओर देखा। इस क्षण में बाद वाले की आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गईं और उसने गगन की ओर देखा जो आकाश में शांत बैठा था। धीरे से सिर झुकाते हुए ध्रुवांत ने कहा, मुझे उसे निपटने दो। मैं भी एक फॉर्मेशन मास्टर हूं। ध्रुवांत को लवीन की ताकत पर कोई संदेह नहीं था। हालांकि गगन की क्रियाएं और तरीके अजीब और विचित्र थे। भले ही वह लवीन को तुरंत खत्म न कर पाए, लेकिन जब वह अपनी फॉर्मेशंस की व्यवस्था पूरी कर लेगा तो लवीन को रोकना उसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। उनके दुश्मनों का उद्देश्य मोहंद के लिए पर्याप्त समय खरीदना था। इसलिए उत्तर स्वर्गीय अकेडमी का समूह किसी भी स्थिति में अन्य तीनों से नहीं फंस सकता था और उन्हें जितनी जल्दी हो सके इन तीनों लड़ाइयों को खत्म करना था। इसलिए उसे निपटने के मामले में ध्रुवांत, जो एक फॉर्मेशन मास्टर था, सबसे आदर्श विकल्प था। ध्रुवांत के शब्द सुनकर लवीन कुछ समय तक चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, तुम ध्यान रखना। चलिए, अब जब हमने निर्णय ले लिया है तो निकलते हैं। गोल्डन लोटस वॉर गॉड स्पीयर को कसकर पकड़े हुए शिवेंद्र ने एक गहरी गर्जना की और अचानक मोहंद के सामने आ गया। इस मुकाबले को देखते हुए सभी ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, इसलिए सभी को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। लवीन भी बाहर निकला और गुएक्साओएनजी के सामने आ गया। अपनी मणि जैसी हथेली से अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए सौम्या ने ध्रुवांत से एक नरम आवाज में कहा, ध्यान रखना। मैं उसे जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दूंगी और फिर तुम्हारी मदद करने आऊंगी। यह शब्द कहते हुए वह बाहर निकली और उसका लक्ष्य दूर मंगल था। उसके कदमों से उजाड़ नगर में हलचल मच गई। खूबसूरत युवा लड़की, जो एक फ्रेशमैन जैसी दिखती थी, ने वास्तव में मंगल को, जो बाउंटी बोर्ड पर तीसरे स्थान पर था, अपना विरोधी बना लिया। क्षितिज पर केवल गगन को अनियुक्त छोड़ दिया गया था। इस समय उसका चेहरा उसी निर्लिप्त अभिव्यक्ति के साथ था जैसे कोई जहरीला सांप हवा में अपनी जीभ से स्वाद ले रहा हो। सभी ने उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के बाकी समूह पर नजरें गड़ाई। उस निम्नतम रैंक के बावजूद जो मंगल और गगन से भी अधिक कठिन था, गगन आखिरकार कौन सा व्यक्ति उससे निपटेगा? ग्रेट हॉल में हरे रंग की चादर वाले पुरुष ने भी रुचि से आकाश की ओर देखा। उजाड़ नगर में अनगिनत अनुमान लगाने वाली आंखों के बीच ध्रुवांत ने धीरे से एक सफेद हवा की सांस छोड़ी और फिर समूह से बाहर निकला। आह! अनगिनत नजरें तुरंत एकत्रित हो गईं। ध्रुवांत की ताकत का आकलन करने के बाद हर एक के चेहरे पर हैरानी की अभिव्यक्ति फूट पड़ी। यह युवक, जिसकी ताकत स्वर्गीय रूपांतरण रैंक अंतिम चरण तक ही थी, वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? ग्रेट हॉल में हरे रंग की चादर वाले पुरुष ने भी हल्के से चौंकते हुए अपनी आंखें संकीर्ण कीं। धीरे से अपनी उंगली थपथपाते हुए वह स्वयं से बड़बड़ाया, स्वर्गीय रूपांतरण रैंक अंतिम चरण बनाम रैंक 5 फॉर्मेशन मास्टर। हाँ, यह वास्तव में दिलचस्प है। मुझे नहीं पता कि वह मरने के लिए तैयार है या उसके पास सच में कोई चमत्कारी क्षमता या तरीका है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए
टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। जब ध्रुवांत बाहर निकला, न केवल उजाड़ नगर में अनगिनत शोर गूंजने लगे, बल्कि गगन, जो चुपचाप खड़ा था, के चेहरे पर हल्की सी धड़कन महसूस हुई और उसकी काली ठंडी नजरें ध्रुवांत पर ठहर गईं। फिर भी ध्रुवांत ने उन सभी नजरों को नजरअंदाज कर दिया। वह धीरे धीरे गगन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर रुक गया। अपने मुट्ठी को जोड़ते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उत्तर स्वर्गीय अकेडमी फ्रेशमैन ध्रुवांत, मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूं। यह व्यक्ति सच में केवल एक फ्रेशमैन है। ध्रुवांत के शब्दों ने तुरंत हैरान और अचंभित आवाजों को जन्म दिया और सभी एक दूसरे की ओर देखकर चौंक गए। क्या उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के इस बैच के फ्रेशमैन इतने ताकतवर थे? वे उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में आए भी नहीं थे और वे पहले ही इतने अधिक आक्रामक हो गए थे। गगन ने ध्रुवांत पर सीधी नजर डाली, लेकिन उसकी चुप्पी और तिरस्कार में कुछ खास नहीं था। उसे यह पता था कि जो फ्रेशमैन उसके सामने खड़ा है, वह साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर ऐसा होता तो चमन और माओ जेओंग उसकी हाथों से अपनी जान न गंवा चुके होते। वर्तमान स्थिति यहां तक पहुंचने का कारण भी वही था जो अचानक सामने आया था। अगर इस युवा ने अचानक उनके अवरोध को तोड़कर शिवेंद्र और लवीन को ढूंढा न होता और उनके शरीर से दानवी ड्रैगन जहर को न हटाया होता, तो वे लोग जो धातु की पिंजरे में बंद थे, वे केवल हासरा और बाकी दो ही नहीं होते। अगर यह युवा न होता तो यह 4 वर्ष से 4 मुकाबला न होता और उन्हें उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के चेहरे को कुचलने की प्रक्रिया का आनंद लेने का मौका मिलता। गगन ने ध्रुवांत को गहरी नजर से देखा और तभी उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर से लहराने लगी, जैसे वह एक उठती हुई झील के अंदर खड़ा हो। बंग! दूर से शिवेंद्र से बेशुमार आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ और उसने अपनी गोल्डन लोटस वॉर गॉड स्पीयर को उठाते हुए अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ आक्रमण किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आकाश में छाए साया जैसे भाले भयानक आध्यात्मिक शक्ति के साथ मोहंद को घेरते हुए आ गए। हाँ शिवेंद्र, क्योंकि तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा यह इच्छा आज पूरी करूंगा। मोहंद ने अपनी सिर उठाते हुए लंबी और घमंडी हंसी के साथ शोर मचाया। भूरे काले आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ जो उसे घेरते हुए राक्षसी ड्रैगनों में बदल गया। इस समय आकाश अंधेरा और गहरा हो गया। इस बार मैं तुम्हें हमारी असली असमानता का एहसास कराऊंगा। अपनी मुट्ठी को कसते हुए उसने 2 राक्षसी ड्रैगन अपने हाथ में समाहित किए। उन्हें पकड़ते हुए वह शिवेंद्र के खिलाफ बिना किसी हिचकिचाहट के हमलावर हो गया। बंग! बंग! अतुलनीय और असामान्य आध्यात्मिक शक्ति के झटके ने उन्हें हवा में एक दूसरे से टकरा दिया। उनकी टक्कर से उत्पन्न हुए धक्कों के कारण आकाश के बादल भी पूरी तरह से अलग हो गए। यह संघर्ष चौंका देने वाला और आत्मा को झकझोरने वाला था। शिवेंद्र के हमले को देख सौम्या और लवीन ने भी कोई देरी न करते हुए अपनी अपनी विरोधी से टक्कर लेने के लिए झपटा। उनके आक्रमण के साथ उन्होंने कोई गर्मअप नहीं किया, क्योंकि अब जो सबसे ज्यादा आवश्यक था वह था समय। उन्हें अपनी दुश्मनों को पराजित करना था, इससे पहले कि शिवेंद्र गिर जाए। तभी इस समय 3 बड़े मुकाबले एक साथ शुरू हो गए। हर ओर से आध्यात्मिक शक्ति के तूफान ने आकाश को भर दिया और यह दृश्य देख रहे लोगों के चेहरों पर आश्चर्य फैल गया। स्वर्गीय पूर्णता रैंक अंतिम चरण के लोग पहले से ही पूरे उत्तर स्वर्गीय कॉन्टिनेंट में शीर्ष स्थान पर माने जाते थे। ऐसे लोग कई शक्तियों और प्रभावों का नेतृत्व करते हैं।
इसलिए आकाश में हो रहे संघर्ष को देखना शहर के लोगों के लिए बेहद शानदार था। आध्यात्मिक शक्ति के तूफान को महसूस करते हुए ध्रुवांत ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी काली आंखों में बर्फीला रूप दिखाई दिया। उसने अपनी नजरें गगन पर जमाई और उसकी आध्यात्मिक शक्ति, जो काले ज्वालाओं से जल रही थी, उसके शरीर से उठने लगी। हुम्म। गगन के चेहरे पर अब भी कोई बदलाव नहीं आया और न ही उसने कुछ बोला। एक हाथ के इशारे से उसके शरीर के आसपास का वायुमंडल मचलने और जलने लगा। जैसे ही रोशनी चमकी, दो विशाल फॉर्मेशंस उसके पीठ के पीछे प्रकट हो गए। स्पष्ट रूप से उसने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। वे दो विशाल फॉर्मेशंस तेजी से घूमने लगे और हर तरफ से जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति के झटके पैदा हुए। वे रैंक 4 फॉर्मेशंस थे, लेकिन गगन ने केवल एक साधारण इशारे से उन्हें तैयार किया था। रैंक 5 फॉर्मेशन मास्टर होने का उसका ख्याति बिल्कुल भी गलत नहीं था। बंग। जैसे ही दोनों फॉर्मेशंस घूमे, अनंत आध्यात्मिक शक्ति घनीभूत हो गई और फिर दो विशाल आध्यात्मिक शक्ति निर्मित हाथों में बदल गई। वे विस्फोटक गति से ध्रुवांत की दिशा में बेतहाशा बढ़े। ध्रुवांत ने सिर उठाया। उसकी काली आंखें उन विशाल आध्यात्मिक शक्ति निर्मित हाथों की छाया को प्रतिबिंबित कर रही थीं। एक हाथ के इशारे से हवा से रोशनी फूटी और फिर दो विशाल फॉर्मेशंस उसके पीछे प्रकट हो गए। जैसे ही ये फॉर्मेशंस ध्रुवांत के पीछे प्रकट हुए, पूरे शहर में हलचल मच गई। क्या ध्रुवांत वास्तव में एक फॉर्मेशन मास्टर है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आत्मविश्वासी था। लेकिन क्या वह गगन से फॉर्मेशंस में ज्यादा माहिर हो सकता है? यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार यह फॉर्मेशन मास्टर्स के बीच का मुकाबला है। देखने के लिए एक अच्छा शो मिलेगा। ध्रुवांत ने इन अनगिनत चर्चाओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया। एक उंगली घुमाते हुए उसके पीछे के दोनों फॉर्मेशंस से सोने की रोशनी फूटी। अगले ही पल दो विशाल सोने के दांत के पहिए आकाश में विस्फोटक गति से निकले और उन्होंने विशाल आध्यात्मिक शक्ति निर्मित हाथों से टकराकर उन्हें नष्ट कर दिया। बूम! आध्यात्मिक शक्ति तुरंत बाहर फैल गई और दोनों आक्रमण आपस में टकराकर धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो तुम एक फॉर्मेशन मास्टर हो। गगन की आंखों में अब कुछ भावनाएं झलकीं। ध्रुवांत ने उसकी ओर एक मुस्कान फेंकी, जिसमें एक कड़ी नीयत झलक रही थी। अगले ही पल उसने आगे बढ़ते हुए अपनी मुट्ठियों में अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा को संकुचित किया। एक फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते उसे यह भली भांति पता था कि जब आप किसी फॉर्मेशन मास्टर के खिलाफ हो तो कभी भी उसे तैयारी का अधिक समय नहीं देना चाहिए। ध्रुवांत को सीधा अपनी ओर आते देख गगन ने भी पहले ही ध्रुवांत की मंशा को महसूस किया। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम एक रैंक 5 फॉर्मेशन मास्टर को बस ऐसे ही रोक पाओगे तो तुम मुझसे बहुत कम समझ रहे हो। अपनी आस्तीन को लहराते हुए गगन के पीछे और भी फॉर्मेशंस बनने लगे, जो सभी रैंक 4 फॉर्मेशंस थे। हालांकि वे सभी उसके हाथों की एक हल्की लहर से बने थे। बांग! बांग! हर रैंक 4 फॉर्मेशन से अनियंत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा फटी और वे ध्रुवांत की ओर तीव्रता से बढ़ी। लेकिन ऐसे हमलों का सामना करते हुए ध्रुवांत के चेहरे पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया और उसकी शरीर पर काले आकाशीय बिजली के अंश प्रकट हुए, जो आते हुए हमलों को पूरी तरह से नष्ट कर देते थे। बांग! बांग! गगन के हमले ध्रुवांत के शरीर से टकराए, लेकिन ध्रुवांत ने उन सभी हमलों को बिना किसी खरोंच के झेलते हुए पार कर लिया। उसकी शारीरिक मजबूती में वे रैंक 4 फॉर्मेशंस बस उसे कोई खतरा नहीं पहुंचा सके। तुमने वास्तव में अपने शरीर को परिष्कृत किया है। ध्रुवांत को देखते हुए गगन की आंखें थोड़ी सिकुड़ी, फिर उसने सिर हिलाया।
लगता है कि रैंक 4 फॉर्मेशंस ध्रुवांत को रोके नहीं रख सकते थे। अपने हाथ को भींचते हुए उसने एक सुनहरे धातु के गोले को निकाला जो गहरे रहस्यमय रूनिक पैटर्नों से ढका हुआ था। एक हल्की झपकी से वह बाहर निकला और इससे हजारों किरणें फूट पड़ी। यह अनायास ही एक फॉर्मेशन सीड था। जैसे ही सुनहरी रोशनी फूटी, वह तुरंत एक अत्यंत विशाल फॉर्मेशन में बदल गई। स्पिरिचुअल ऊर्जा मध्य में तेजी से संकुचित होकर एक विशाल सुनहरी घड़ी में तब्दील हो गई। उसकी पूरी संरचना के बाद घड़ी से मधुर स्वर गूंजने लगे जो तेजी से बढ़ रहे थे। स्पष्ट रूप से ध्रुवांत घड़ी से घिरे हुए थे और वह उसे तोड़ने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे थे। गगन का चेहरा फिर भी उदासीन था और उसका शरीर हवा में हल्के से थम गया। उसके हाथों ने एक मुहर बनाई और आध्यात्मिक मुहरे जैसे रात के आकाश में सितारों की तरह चमकने लगे और तेजी से संकुचित होने लगे। संख्या अब 100 से अधिक हो चुकी थी। स्पष्ट रूप से गगन ने अब अपनी असली मारक चाल चलने की तैयारी कर ली थी। भूष 100 से अधिक आध्यात्मिक मुहरे अचानक बाहर निकले और हवा में मिलकर एक तूफान की तरह आकार लेने लगे। अगले ही पल शहर में मौजूद सभी लोग यह देख सके कि आकाश में एक तूफान सा आकार लेने वाला था। शहर के भीतर अनगिनत लोगों के चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्तियां थीं, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि गगन द्वारा इस बार तैयार किया गया फॉर्मेशन कितनी बड़ी ताकत रखता था। यह निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत रैंक 5 फॉर्मेशन था। बूम बूम, सुनहरी घड़ी की सतह पर दरारें फैलने लगीं। अंततः एक काले बिजली से ढकी हुई बाजू घड़ी के भीतर से बाहर निकली और अगले ही पल वह पूरी घड़ी फटकर आकाश में ढेरों चमकते बिंदुओं में बदल गई और फिर हवा में विलीन हो गई। सुनहरी घड़ी को नष्ट करते हुए ध्रुवांत ने सिर उठाकर आकाश को देखा, जो अब धीरे धीरे गहरा और अंधेरा हो गया था। आकाश में एक विशाल फॉर्मेशन फैल गई थी जो उसे घेरते हुए खड़ी थी। यह फॉर्मेशन, ध्रुवांत ने उस विशाल फॉर्मेशन को देखा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी क्योंकि उसे उसमें कुछ खतरनाक तरंगें महसूस हो रही थीं। जैसे ही आकाश से अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा गूंज रही थी, उस आकाश का हिस्सा जिसमें ध्रुवांत खड़ा था दुनिया से कटकर दिखाई दे रहा था। साथ ही शहर में सभी की दृष्टि उसे देखने में असमर्थ थी। सभी लोग सिर्फ विशाल फॉर्मेशन देख पा रहे थे, जबकि वे दोनों जो एक दूसरे से भिड़ रहे थे उन्हें देख नहीं पा रहे थे। हालांकि वे भीतर की स्थिति नहीं देख पा रहे थे, हर कोई जानता था कि वह क्षण निर्णायक होगा जब कोई एक व्यक्ति फॉर्मेशन से बाहर निकलेगा और जीत की घोषणा होगी। आध्यात्मिक ऊर्जा की चमक में घिरे हुए ध्रुवांत ने दूर देखा जहां गगन आकाश में स्थित था। उसकी छाती हल्की सी उधड़ रही थी और उसकी आंखों में गंभीर अभिव्यक्ति थी। स्पष्ट रूप से इतनी विशाल फॉर्मेशन को तैयार करने से उसकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। अब तक मेरा 9 लेयर्ड माउंटेन एंड रिवर फॉर्मेशन 13 स्वर्गीय पूर्णता रैंक के विशेषज्ञों को इसमें फंसा चुका है और उन्हें मार डाला है। धारदार और जहरीले इरादे के साथ गगन ने ध्रुवांत को घूरते हुए उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान खेली और कहा, तुम अपनी स्वर्गीय रूपांतरण रैंक अंतिम चरण के साथ मुझे यह निकालने के लिए मजबूर कर पाओ, इसके लिए तुम गर्व महसूस कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा परिणाम उन 13 लोगों से अलग नहीं होगा। उसकी आवाज गूंजते ही उसके हाथों ने अचानक एक मुहर बनाई। अगले ही पल विशाल फॉर्मेशन से तेज चमक फूटी और यह स्थान एक छोटे से संसार में बदल गया। फॉर्मेशन की दुनिया में 9 पर्वत दिखाई देने लगे जो सुनहरी आभा से दमक रहे थे, जैसे 9 दिव्य पर्वत। उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। साथ ही एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव फैलने लगा। 9 पर्वत देख और आने वाले दबाव को महसूस करते हुए
ध्रुवांत का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होने लगा। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।